Hello everyone, welcome to Byju's Exam Prep, the one-stop solution for all of your exams. And how are you all? I hope बच्चों आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली एंड आई होप आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा एंड साथ साथ आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मज़े किए होंगे। सो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि लक्ष्य बैच में हम नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस कर रहे थे, तो कुछ 3 से 4 क्लासेस हो चुकी है पहले। Now this is the next class and this is going to be a last class on this particular batch. So आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करने वाले हैं, दैट इज एसी एनालिसिस। यस, बहुत से बच्चों को ना एसी एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है। वो सोचते हैं कि सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैसे करें, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर आप देखोगे ना, हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे 1 मार्क का 2 मार्क का, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर। तो रेजोनेंस टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द गेट पर्सपेक्टिव, फॉर द ईएससी पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो अगर आप ईएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। सो आज हम सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो शेयर करो, सेशन को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर ये सेशन देख पाए। Let me introduce myself. My name is Ishan Mudgal. I have a 4+ year of teaching experience. I'm Tech Gold Medalist from NIT Allahabad, 6 times GATE qualified, and these are my area of expertise. And guys, these are the star faculties in electrical department, and you can see the amount of experience they have. You can utilize this experience and score well in your upcoming exams. एंड गाइस, हमने काफी बैचेस लॉन्च करे। अभी जो मोस्ट पॉपुलर बैच है वो चल रहा है रैंक अप गेट एंड विजन 2023। इन रैंक अप गेट यू कैन practice it's a practice course for your gate 2022 examination, so in a less amount of time you can practice in a very beautiful way and effective way. Whereas ये जो हमारा विजन 2023 बैच है, ये है स्पेशली फॉर द गेट 2023 एस्पिरेंट्स। इन दिस बैच वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सो मेक श्योर कि यू हैव टू एनरोल इन दिस बैच अगर आपको एक अच्छे तरीके से एग्जाम देना है एंड सिंगल डिजिट रैंक लेके आनी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर एंड टॉक टू आवर काउंसलर्स। सो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से और ट्राई करना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है, जिससे कि बाद में आपको ये पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता था या नहीं। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे, अदरवाइज नो। एंड बच्चों इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जस्ट सर्च इलेक्ट्रिकल बाय शान मुदगल और उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मेरी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी आपको डाउट्स है वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। So the question is, in the circuit shown in a given figure, if the power consumed by 5 ohm resistor, this is the 5 ohm resistor, is 10 watt, then the power factor of the circuit. So they are asking कि power factor क्या होगा, जबकि उन्होंने सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है 5 ओम और 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पावर फैक्टर फाइंड करना है। तो चलो पावर फैक्टर फाइंड करने का मेथड सोचते हैं क्या क्या होते हैं। तो एक बात मुझे पता है कि पावर फैक्टर अगर मुझे फाइंड करना है cos फाइव, तो ये किसके इक्वल होता है, आर डिवाइड बाय जेड के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड के इक्वल। क्यों सर ऐसा कैसे हो गया बेटा, अगर आपको याद होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, यहाँ पर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाता हूँ। इम्पीडेंस ट्रायंगल में दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द रेसिस्टेंस एंड दिस इज द रिएक्टेंस एंड दिस इज द फाई। तो अगर मुझे पावर फैक्टर निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ आर डिवाइड बाय जेड, ठीक है। अब आर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, आपको पावर फैक्टर पूरे सर्किट का निकालना है ना। इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 5 15। तो यहां लिख सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस डिवाइड बाय जेड। तो सिंपली अगर बात करूं तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, 5 + 10 = 15 ओम। अब बात आती है कि इंपीडेंस कैसे निकाले, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 5 ओम रेसिस्टर है उसने 10 वॉट पावर कंज्यूम करी है। तो सपोज कर लो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, ठीक है। अब एसी के केस में पावर का याद रखना, हमेशा पावर के लिए आरएमएस करंट
या आरएमएस वोल्टेज यूज होता है। तो पावर कितनी है 10 वॉट, ठीक है लिख देता हूँ, पावर कितनी है 10 वॉट। तो ये कितना हो गया आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 10। और रेसिस्टेंस कौन सा बेटा 5 ओम, 5 ओम रेसिस्टेंस से कितना आ गया 2। तो यहां से आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2, √2 आ गई आई आर एम एस की वैल्यू। और आपको वोल्टेज दिया हुआ है 50, तो क्या हम इन दोनों को डिवाइड करके इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। ध्यान रखो अगर करंट आरएमएस में है तो या तो वोल्टेज को आरएमएस में चेंज करो या करंट को मैक्सिमम में चेंज कर दो। तो यहां से क्या करोगे, यहां से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। और साइनोसॉइडल के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। सो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, अब इंपीडेंस में निकाल सकते हो। इंपीडेंस क्या होगा, सिंपली इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम वोल्टेज 50 दिया हुआ क्वेश्चन में, आई मैक्स हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 25 ओम। कितना सिंपल था। सो बेटा पावर फैक्टर cos फाइव किसके इक्वल, टोटल रेसिस्टेंस वो कितना है 15, यहाँ पर आपने निकाला डिवाइड बाय 25 कितना आ गया सिंपली 0.6। और अगर मैं लीडिंग लैगिंग की बात करूं तो ये मेरे पास लैगिंग ही होगा। लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है एंड इंडक्टिव सर्किट करंट ऑलवेज लैग्स द वोल्टेज। तो आंसर कितना होगा 0.6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके समझे, आई होप सब लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, a series circuit containing a passive element has the following current and applied voltage। करंट एंड वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। द करंट एलिमेंट मस्ट बी, नाउ दे आर आस्किंग करंट एलिमेंट कौन से होंगे, रेसिस्टर, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, एलसीआर और आरएनसी और आरएलसी। तो ये क्वेश्चन पूछा है। सिंपल, वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर बताओ एंड चलो देखते हैं कि आपका आंसर सही आता है या नहीं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। सबसे पहले आप देखो, आप इनका सिंपली पावर फैक्टर या फेज एंगल निकालो। अब आपको पता है कि कैपेसिटिव लोड होगा तो फेज एंगल क्या होने वाला है, करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करने वाला है। इंडक्टिव लोड होगा, करंट वोल्टेज को लैग करने वाला है। एंड अगर रेसिस्टिव लोड होगा तो करंट वोल्टेज दोनों इन फेज में होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। चलो फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपको मैं यहाँ पर सिंपल मेथड बताता हूँ, फेजर मेथड टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस। सर ये फेजर मेथड क्या होता है, देखो बच्चों फेजर मेथड में सबसे पहले आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या होता है कॉस, ठीक है। यहाँ पर फाइन फाइल हो जाए, यहाँ पर होता है प्लस कॉस, ठीक है। यहाँ पर फिर होगा माइनस साइन, यहाँ पे होता है माइनस कॉस और ये होता है प्लस साइन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फेजर ड्रॉ करना है। सबसे पहले वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करता हूँ। वोल्टेज क्या दिया है मुझे 200 साइन 2000 टी 50 डिग्री। तो सबसे पहले देखो साइन के साथ कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब मैं प्लस साइन पर आके खड़ा हो जाऊंगा। और प्लस उसके बाद फेस देखो +50, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है मुझे। तो यहां से 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा तो ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। और ये जो फेजर की लेंथ होती है ना, ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। लेकिन फेज डिफरेंस निकालते समय हमें फेजर की लेंथ का कोई यूज नहीं है, इसलिए आप लेंथ कुछ भी बना सकते हो। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो 200 उसकी लेंथ होती है। नाउ करंट कितना है, कॉस के साथ प्लस कोफिशिएंट है, मतलब मैं प्लस कॉस पे आगे खड़ा हो गया। देन +13.2, +13.2 का मतलब क्या हो बच्चों कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहां से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं तो ये करंट आ गया। ये कितना हो गया बेटा 13.2 हो गया। तो आप देख रहे हो ये जो एंगल होगा यही तो फेज डिफरेंस होगा फाई, ये जो एंगल होगा यही तो फेज डिफरेंस होगा। तो आप फाई कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, अगर ये 50 है तो ये जो पोर्शन हो गया ये 40 डिग्री हो गया। तो पावर फैक्टर एंगल कितना हो गया 40 + 13.2 इज इक्वल टू 53.2 डिग्री। बट ध्यान से ही देखो हो क्या रहा है, जो करंट हो रहा है करंट लेग्स करता है, सॉरी यहाँ पे करंट क्या कर रहा है वोल्टेज को लीड करता है। आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो लिख सकता हूँ करंट लीड्स वोल्टेज ना। अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है तो आपके पास लोड कौन सा होगा,
कैपेसिटिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा। लेकिन कैपेसिटिव लोड होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैपेसिटेंस प्रेजेंट होगा। बेटा कैपेसिटिव लोड होने के दो दो मीनिंग होते हैं, या तो आपके पास रेसिस्टिव प्लस कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, या तो आपके पास आर एल सी लोड होगा सच दैट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों लोड आपके पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस या फिर आरएलसी हो सकता है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो काफी चीजें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे पूरे सर्किट का इंपीडेंस फाइंड करना है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, 200 डिवाइड बाय 4 50 डिग्री, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपने पावर फैक्टर एंगल या फिर इंपीडेंस एंगल भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें और फाइंड कर सकते हो जो क्वेश्चन में पूछा जाए। नेक्स्ट, नाउ विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। इफ वी सी केयरफुली दिस इज अ रेजोनेंस क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। A series resonance circuit has an inductive reactance of 1000 ohm, a capacitive reactance of 1000 ohm and a resistance of 0.1 ohm। सबसे पहली बात, उन्होंने इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम दिया है। अब याद रखना, कभी भी हम सीरीज आरएलसी या पैरेलल आरएलसी के बारे में बात करें, अभी तो सीरीज आरएलसी है, तो कभी भी सीरीज आरएलसी सर्किट होगा एंड अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन सर्किट इज रेजोनेंस। तो जो सर्किट होगा वो रेजोनेंस में होगा, तो जो सर्किट होगा वो किस में होगा, रेजोनेंस में होगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो उन्होंने लिखा हुआ है कि रेजोनेंस सर्किट है और ये भी लिख दिया कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास, 10 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन ना बहुत से क्वेश्चन में ना लिखा नहीं होता, वो सिर्फ आपको रिएक्टेंस दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू कि सर्किट क्या है या फिर उसमें क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, तो हमें सर्किट की बैंडविड्थ फाइंड करनी है। तो अगर सीरीज आरएलसी की बात करें तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, आर डिवाइड बाय एल, ये होता है मेरे पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला अगर हम सीरीज आरएलसी के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। तो अब मुझे रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस फाइंड करना है, सॉरी रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 ओम, मुझे इंडक्टेंस फाइंड करना है। इंडक्टेंस कहां से आ सकता है बच्चा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस दिया हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 1000 ओम, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल वो किसके इक्वल है, 1000 ओम के इक्वल है। इसका मतलब 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय एल, 1000 के इक्वल हो गया, एल किसके इक्वल हो गया, 1000 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज है ना। तो बेटा बैंडविड्थ यहाँ से कितना आ जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल, अब तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क है ना। अब तो सिंपल बच्चा है, कैलकुलेशन वर्क है, बस मैं एक पेज ऐड कर लूँ। वेट ऐसा, हाँ। तो बैंडविड्थ कितना आ गया, बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.1, हाँ 0.1 था ना, डिवाइड बाय इंडक्टेंस, चलो इंडक्टेंस कितना है, डिवाइड बाय इंडक्टेंस कितना है 1000 इंटू 2 पाई इंटू, नहीं 1000 डिवाइड बाय 2 पाई, माई फॉल्ट माई फॉल्ट, इंडक्टेंस है मेरे पास 0.1 डिवाइड बाय 1000, 2 पाई इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर 6, 2 पाई इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। सॉल्व करते कितना आंसर आएगा। अच्छा एक सेकंड देख लूं कि मैं हर्ट्स में दिया हुआ है ना आपको, दिस इज गिवन इन हर्ट्स, ठीक है। तो सॉल्व करते, चलो चेक करते कितना आंसर आ रहा है। 6.28 किलोहर्ट्ज, 6.28 किलोहर्ट्ज आंसर आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है ना, कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। लेकिन वो मैच क्यों नहीं कर रहा, फॉर्मूला तो हमारा सही है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है आर बाय एल, सीरीज आरएलसी के बारे में बात हो रही है और यहाँ से हमने इंडक्टेंस फाइंड कर लिया।
अगर मैं ये बोलूं कि ओमेगा मेरा 10 मेगा हर्ट्स है, अगर मैं ये बोलूं कि ओमेगा मेरा 10 मेगा हर्ट्स है, तो फिर शायद यहाँ से आंसर आ जाएगा। अच्छा, गॉट इट। तो बेटा हुआ क्या है, क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शंस आपके रॉन्ग है, क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। आंसर ऑप्शंस ये सही आंसर तब आएंगे जब अगर मैं इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रेडियन पर सेकंड में ले लेता। याद रखना, जो ओमेगा होता है ना रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, वो होता है 1/√LC, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। तो इन्होंने वैल्यू दे दी ओमेगा आर की, बट यूनिट इन्होंने हर्ट्स की यूज करी है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। लेकिन मैंने आपको तो सॉल्व कर दिखाई दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2π√LC, और ये होगी यूनिट हर्ट्स में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखता है, डायरेक्टली अगर ये दिया हुआ तो इसको ओमेगा आर में यूज मत कर लेना। इन्होंने क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया हुआ है कि ओमेगा आर है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। सही आंसर कितना आ गया, 6.28 मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज सॉरी। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनपुट इंपीडेंस सीन बाय द सोर्स इन द सर्किट बिलो। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मैं सोर्स की साइड से देखना चाहूँ, मतलब यहां से मैं देखना चाहूँ, तो इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, इनपुट इंपीडेंस कितना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको सेकेंडरी रेसिस्टेंस को प्राइमरी साइड रेफर करना है, ठीक है, अगर आपको सेकेंडरी इंपीडेंस को प्राइमरी साइड रेफर करना है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, क्या किसी को पता है। तो अगर सेकेंडरी इंपीडेंस को प्राइमरी साइड आपको रेफर करना है, तो ठीक है, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन ना काफी एग्जाम में आते हैं। तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेकेंडरी। अब ए स्क्वायर क्या है, ए इज द n1 डिवाइड बाय n2, मतलब कि टर्न रेशियो। ये क्या है आपके पास, टर्न रेशियो है। ठीक है, ये बात याद रखना। और सिंपली अगर आपको प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर करना है, तो आप कैसे लिखोगे, प्राइमरी इंपीडेंस डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डैश डाल देते हैं। ठीक है, टर्न रेशियो याद रखना, n1 डिवाइड बाय n2 होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुझे सोर्स साइड से देखना है, तो ये जो मेरे पास इंपीडेंस होने वाला है, इसको मैं सेकेंड प्राइमरी साइड रेफर कर दूं, और जैसे ही मैं इसको प्राइमरी साइड रेफर करूंगा 4 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि टोटल इंपीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड इज इक्वल टू 4 ओम प्लस टर्न स्क्वायर, क्योंकि सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर लेके जा रहा हूं, 8 + j4, 8 + j4। नाउ टर्न रेशियो क्या है, 1/2 है ना, n1/n2 होना चाहिए। तो इज इक्वल टू 4 + 1/2, 8 + j4 हो गया। तो 4 2 8, 2 + 4 6 + j2 ओम, दिस इज द आंसर, 6 + j2 ओम। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बचेगा ना, हाँ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, 6 + j1 ओम। तो सिंपली इसका आंसर कितना आ गया, 6 + j1 ओम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, in the circuit below, the load resistor of 400 ohm resistor and inductor means this is the load. ठीक है, according to a question this is a load. For what value of n and l the power transfer to the load will be maximum. तो ये इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये हमें बताना है कि मैक्सिमम पावर कितनी अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो l और n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, बस आपको 2 या 3 चीजों का याद रखना है कि ये क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में अगर एसी की बात करूं, तो लोड इंपीडेंस जब थेवेनिन इंपीडेंस के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोड के आपके पास रेसिस्टेंस और एल लगे हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो लोड इंपीडेंस है वो क्या है मेरे पास, लोड इंपीडेंस इज 400 + jXL, दिस इज द लोड इंपीडेंस। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, है ना। अब थेवेनिन इंपीडेंस मुझे फाइंड करना है। थेवेनिन इंपीडेंस कैसे फाइंड करूंगा, यहां से मैं देखूंगा, यहां से थेवेनिन इंपीडेंस चेक करते बेटा, और उस टाइम पर जो लोड होता है मेरे पास शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, अब यहां से देखोगे, इसका मतलब प्राइमरी इंपीडेंस को आपको सेकेंडरी में रेफर करना है, प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफर करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी इंपीडेंस निकाल लो कितना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी इंपीडेंस की बात करूं, इट इज 100 - j डिवाइड बाय ओमेगा सी, क्योंकि कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना,
ओमेगा कितना है 10⁵ इंटू 62.5 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 पिको फैराड है ना ये, हाँ 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो वेट हम इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं क्या आंसर होगा। डिवाइड बाय 62.5, ठीक है, और कुछ है यहाँ पे 62.5 पिको फैराड दिया हुआ है ना, तो उससे तो आंसर काफी बड़ा आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं इसको नैनो फैराड लेके चलूं, तो बेटा ऐसे करो, इसको ना नैनो फैराड ले लो, पिको फैराड से तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, इसको तो हमने नैनो फैराड ले लिया। तो अगर मैं इसको नैनो फैराड ले लेता हूँ, ठीक है, अगर हमने इसको नैनो फैराड ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 हो जाएगा, हाँ। अब आपका सही आंसर आ जाएगा, तो प्राइमरी इंपेडेंस कितना हो गया 100 माइनस जे 160 ओम। अब इसी प्राइमरी इंपेडेंस को ना मुझे सेकेंडरी में रेफर करना है, ठीक है, अब इसी प्राइमरी इंपेडेंस को मुझे सेकेंडरी की साइड रेफर करना है, ठीक है। तो जेड एस डैश कितना होगा बेटा, प्राइमरी इम्पिडेंस डिवाइड बाय टर्न स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टर्न रेशियो क्या होता है n1/n2, तो यहाँ पे कितना है n1 तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर 100 माइनस जे 160, n स्क्वायर 100 माइनस जे 160, सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया, ठीक है। मैंने बस वहां पे नैनो पिको फ्रैड की जगह नैनो फ्रैड करा था कि क्वेश्चन में हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। अब थेवेनिन इंपेडेंस ये तो मेरा ZTH होगा, यही तो मेरा ZTH होगा, तो ZTH कितना आ गया n स्क्वायर 100 माइनस जे 160। ना अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ ZTH डैश, ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है सिंपल बच्चों, कि ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म होती है उसका ना साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मुझे पता है अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो लोड इंपेडेंस ZTH के इक्वल होगा, तो 400 प्लस जे एक्सएल इज इक्वल टू एन स्क्वायर 100 प्लस जे 160, सिंपल। अब यहां से कंपेयर कर लो, अगर कंपेयर करोगे तो 100 एन स्क्वायर 400 के इक्वल आ गया, तो यहां से एन कितना आ जाएगा 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हमने एन निकाल लिया, एन कितना आ गया 2। और अगर एक्सेल की बात करूं, एक्सेल किसके इक्वल है बेटा 160 के, ठीक है, तो ओमेगा एल लेकर चलेंगे, ओमेगा एल इज इक्वल टू 160, अच्छा 160 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, और ये कितना आ गया 4। इंडक्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 10⁵5 दे रखी है, एक बार चेक कर लूं, 10⁵5 दे रखी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 16 4 जा 64, 6.4 मिली हेनरी। इंडक्टेंस कितना आ गया 6.4 मिली हेनरी, सिंपल। इंडक्टेंस कितना आ गया 6.4 मिली हेनरी, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया 2। तो आप देख रहे हो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एसी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते हो तो आप किस तरीके से लगाते हैं, उसमें जो लोड इंपेडेंस होता है वो ZTH के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, ठीक है, फाइन। Next, a series RLC resonance circuit has a resonance frequency of 1.5 megahertz and a bandwidth of 10 kilohertz. If capacitance is 150 picofarad, then effective resistance of a circuit is. तो सीरीज आरएलसी के बारे में बात की गई है और मुझे कुछ यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है जैसे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। अब मुझे पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हर्ट्स में कितना होता है 1/2 पाई अंडर रूट L/C। कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो मैं इंडक्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C, है ना, इस तरीके से। तो 1/4 पाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हाँ 1.5 मेगाहर्ट्ज दिया ना 1.5 मेगाहर्ट्ज, तो 1.5 होल स्क्वायर इंटू 10⁻12 एंड कैपेसिटेंस इज 150 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि मुझे पिको फेराड दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, इसको मैं एक बार सॉल्व कर लूं कितना आएगा 4 इंटू 4 होल स्क्वायर
1.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 150। तो इंडक्टेंस आ गया मेरे पास 75.12 मिली हेनरी, 75.12 मिली हेनरी, ये मेरे पास इंडक्टेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बैंडविड्थ है 10 किलोहर्ट्ज। अब बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बैंडविड्थ का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, आर बाय एल होता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। तो अगर इंडक्टेंस की बात की जाए, इंडक्टेंस कितना है 75.12 मिली हेनरी इंटू 10⁻³ बैंडविड्थ कितना आपके पास 10 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ कितना है 10 किलोहर्ट्ज, तो 10 इंटू 10⁻³ तो इससे कैंसिल हुआ, रेसिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 751.2 ओम। तो रेसिस्टेंस कितना आ गया बेटा 751.2 ओम। ठीक है, एक बार मैं चेक कर देता हूँ कैलकुलेशन भी, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, बट एक बार कोई बात नहीं, एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जस्ट गिव मी 2 मिनट। ओके, नहीं हमारा आंसर सही है बेटा, हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन में ही यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है, बाय चांस अगर आपको लगे कि करेक्शन मैंने कैलकुलेशन में रॉन्ग किया तो बता देना। ठीक है, बाय चांस आपको लगे कि कैलकुलेशन में रॉन्ग किया तो बता देना, अदरवाइज हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट, इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल अकर्स वेयर। सो दे आर आस्किंग कि अगर मेरे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट है तो मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पर होगा। ठीक है, तो याद रखना सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर इंडक्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है ना तो वो स्लाइटली अबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलता है, और अगर कैपेसिटेंस के अक्रॉस की बात करूं तो वो स्लाइटली बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलता है। ठीक है, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका ईएससी में आ चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि आपको फैक्चुअल के बारे में पता चले। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको, क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सर्किट नहीं दे रखा, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, सर्किट नहीं दे रखा है इसके अंदर, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। सीरीज आरएलसी का सर्किट है आपके पास। ठीक है, सीरीज आरएलसी का सर्किट है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ये है आउटपुट वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस है, और ये जो V1 है ना ये सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, ये हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया C। तो क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपको और क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली अच्छे से सॉल्व करना और बताना क्या आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो बच्चे सही आंसर देगा उसके पर्टिकुलर आंसर को मैं लाइक कर दूंगा, और अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट, an RLC series circuit has a resistance of 20 ohm and a current which lags behind the applied voltage by 45 degree। so current voltage को lag कर रहा है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई कि ये क्या है मेरे पास इंडक्टिव सर्किट है, ये क्या है मेरे पास इंडक्टिव सर्किट है, और इंडक्टिव सर्किट की पहली इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्सएल एक्सी से बड़ी होती है। ठीक है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ट्वाइस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डैश इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो है वो ट्वाइस है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस के। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी की बात कर रहे हो तो करंट उनके थ्रू सेम फ्लो करेगा, अगर उनके थ्रू करंट सेम फ्लो करेगा तो मैं लिख सकता हूं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 2 टाइम्स है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, क्योंकि करंट सेम फ्लो करेगा, बचे क्या, रिएक्टेंस बचे। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ मुझे पता है कि अगर इफ एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है, अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो पावर फैक्टर एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स, मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ठीक है, अब ये कितना दिया है 45, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 45 दिया है ना। और इक्वेशन नंबर 1 से देखूं तो एक्सएल किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सी के इक्वल है, माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। तो यहां से एक्सी कितना आ गया, आर मल्टीप्लाई बाय 1045 डिग्री, है ना। अब देखो रेसिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, हाँ 20 ओम दिया है, 1045 वन होता है, और फाइंड क्या करना है मुझे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस एक्सएल कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 20 कितना आ गया 40 ओम। सिंपल आंसर। और देखो आईएएस का क्वेश्चन है 2005 का, सिंपल 1 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, वैल्यूज चेंज करके दे कैन आस्क यू कि अगर 3 टाइम्स हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव नेटवर्क दे दिया उन्होंने, तो कैपेसिटिव नेटवर्क दे दिया तो उस फॉर्म में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट, a series RLC circuit excited by a 100-volt variable frequency source has a resistance of 10 ohm and an inductive reactance of 50 ohm at 100 hertz। ठीक है, तो रेसिस्टेंस दिया है मुझे 10 ओम का, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 50 ओम एट 10 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज सॉरी। If the resonance frequency is 500 hertz, then dash is the voltage across the capacitor at resonance। तो उन्होंने पूछा है कि रेजोनेंस में क्या कैपेसिटेंस होगा अगर वोल्टेज, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। तो मुझे पता है कि 100 हर्ट्ज पर मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 50 ओम है। ठीक है, तो यहां से एक चीज मैं फाइंड कर सकता हूं कि 500 हर्ट्ज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी 5 टाइम्स ऑफ 50 कितना हो गया 250। ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंस होता है ना इंडक्टिव, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाय आर। ठीक है, एक्सएल कितना है 250, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया है 10 ओम, तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया 25। अब क्वालिटी फैक्टर क्यों निकाला गया, क्योंकि अगर मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करूं ना, अगर मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करूं तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है Q टाइम्स ऑफ सोर्स वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर कितना है 25, सोर्स वोल्टेज दिया होगा वो कितना है 100, तो कितना आ गया ये 2500 वोल्ट। सिंपल आंसर, कितना आंसर आ गया 2500 वोल्ट। ठीक है, समझे इस चीज को, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए, रेफरेंस के ऊपर, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। और बताओ ना एग्जाम के लिए अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी के क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कोई रैंडम सर्किट में बना के दे दे। हाँ, ऐसा नहीं है कि रैंडम सर्किट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट आपको उनका जो बेसिक्स है ना वो सीरीज और पैरेलल से ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसी लगी आपको ये क्लास। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहां पे अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। तो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।